जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था किसको? हम लोग पढ़ रहे थे आपका सातवाहन वंश को, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई थी कि इसके संस्थापक कौन है। आप लोगों को अपनी जो नोट्स बनाए हैं उसकी पिछली 4-5 लाइन आप देख सकते हैं। हमने इतना ही पढ़ा था, ठीक है। और आज इस क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, तो आज की क्लास पे चलेंगे। बहुत ध्यान से आप अपने नोट्स जो बच्चे बनाते हैं बनाना, और बाकी जो बच्चे रिवीजन पर हैं या अब तक किसी पेड क्लास से पढ़ चुके हैं तो बस चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते रहा करो। लगता है कुछ एडिशनल नोट करने का तो नोट कर लिया करो, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत ध्यान से सुनते रहा करो, जिन बच्चों को पहले नोट्स बने हुए, ठीक है। और जो बच्चे नए बना रहे हैं वो नोट्स बनाए अपने अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ते रहे, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है भाई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे कि सातवाहन वंश है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। 300 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा लगभग। कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, 300 वर्षों में भी हम बोलते 60 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक, ये 300 वर्ष है। भाषा प्राकृत रही है, धर्म ब्राह्मण था, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान रही है जिसको हम पैठान के नाम से जानते हैं। और क्षेत्र कौन सा था? वो महाराष्ट्र था। कौन सा था? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर। आपसे पूछ लेगा सातवाहन वंश किस नदी पर विकसित हुआ, तो गोदावरी नदी पर, ठीक है। गोदावरी नदी पर। संस्थापक कौन है? वो सिमुक है, ठीक है। और सिमुक ने कण्वंश, आप जानते इससे पहले कण्वंश था, उसके अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या की, ठीक है। आगे आएंगे। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सिमुक का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी समझते हैं ना, सक्सेसर। तो राजा के बाद जो राजा बनेगा वो उत्तराधिकारी है। तो इसको चुना गया, या यह शासन कैसा होता था? वंशानुगत शासन यहां भी था। वंशानुगत का मतलब था राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये समाज जो था आपका सातवाहन वंश का, ये कैसा समाज था। तो बहुत जगह आप लोगों को मिलेगा कि अपने माता का नाम लिखते थे, सातकर्णी। ये अपनी माता के नाम को लिखते थे, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये मिथ हो जाता है कि ये समाज आपका मैट्रियार्कल था, मात्र सत्तात्मक था। लेकिन मात्र सत्तात्मक नहीं है। मात्र सत्तात्मक आप हमेशा याद रखें, सिर्फ कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, बाकी सब पितृ सत्तात्मक है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के बाद में जो समाज आया वो पितृ सत्तात्मक था, पितृ प्रधान था। ओके। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर आवाज कम आ रही है, तो मेरे दोस्त आवाज कम, मैं धीमे ही बोलता हूं। मैं आपको इसके लिए कई बार बोल चुका हूं, आपको धीमे सुनना चाहिए। मैं बहुत तेज तेज बोल सकता हूं, लेकिन वो मूर्खता है। आपको धीमा सुनना चाहिए मेरे दोस्त। अब क्यों ही अपने कान खराब करने के चक्कर में हो? हाँ, आवाज ना आ रही हो तो बात है कि जी आवाज ही नहीं आ रही है, लेकिन धीमी आ रही है तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज, ठीक है। आगे देखें। उपाधि, किसकी उपाधि? जो सिमुक का उत्तराधिकारी है, सातकर्णी। तो भैया हम तो कई बार पढ़ते हैं कि सातकर्णी प्रथम तीसरा शासक था। आप कह रहे हैं कि जो सातकर्णी प्रथम है ये सिमुक का उत्तराधिकारी यानी दूसरा हो गया आपके हिसाब से। तो प्यारे बच्चे, तीसरा शासक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लेखों में, कुछ इतिहासकारों ने माना है कि सिमुक के बाद थोड़े से समय के लिए कृष्ण नाम का शासक आया था। कौन आया था? एक कृष्ण नाम का शासक आया था, ठीक है। आगे चलते। एक बच्चा कह रहा है सर मात्र सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक का अंतर बताएं। बेटा पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है। उपाधि दक्षिण पथपति, पत्रपति नहीं, दक्षिण पथपति। दक्षिण पथ का मतलब दक्षिण को जो मार्ग भारत को जाते थे, या दक्षिण से जो उत्तर भारत को जोड़ते थे, उन सभी मार्गों पर, उन सभी क्षेत्र पर किसका अधिकार था? वो अधिकार था सिमुक के बाद में कौन आया? सातकर्णी का। प्रतिष्ठानपति किसको कहा गया? सातकर्णी प्रथम को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। चलो भाई, सातकर्णी प्रथम ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। कमेंट सेक्शन में बोलो। अब से पहले मैंने बताया था जो पतंजलि थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसके लिए कराए थे? तो याद करो वो कौन व्यक्ति था, फटाफट से आंसर चाहिए। राजधानी बनाई क्या? अमरावती।
किसने बनाई है? सातकर्णी प्रथम। कौन सी राजधानी बनाई है आपकी? अमरावती। सातकर्णी प्रथम का नाम जो हमारा यूनानी साहित्य है उसमें एल्डर सेरागोन भी देखने को मिलता है। क्या? एल्डर सेरागोन। तो बात समझ रहे हैं? तो यहां तक हमने जाना कि जो हमारा शासक था पहला सिमुक, सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम आता है जिसको दक्षिणी पथपति प्रतिष्ठानपति किया नाम दिया गया। तो क्या किए? अश्वमेध यज्ञ किए हैं। राजधानी कहां बनाई है? अमरावती बनाई है। अब आप कहेंगे भैया इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आइए ये बात दिमाग में नहीं। अब आप एक समझना, यही इंटरेस्ट ना आने से एक फैक्ट आता है निकल के हमारे सामने, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है, इसको अंधकार युग कहा गया है। अंधकार युग क्योंकि इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसके बारे में सिर्फ आइडिया लगाए गए। यानी इस समय भैया क्या इनके पास लेखक नहीं थे जिन्होंने लिखा नहीं होगा, बहुत कम लिखा गया। तो इसको अंधियार युग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वंश है ना टोटल, इसमें 27 शासक हुए। कितने? समझना आप। और यस का जवाब चाहिए सब चीज पर कि आप समझ पाए। 27 शासकों में से 17 का जो वर्णन है ना वो स्पष्ट रूप से मिलता ही नहीं है। बड़ी खराब बात है। हमको आप सोचो, अब मुगलों ने अपना कितना इतिहास बढ़िया लिखवाया, उनके बारे में एक एक घटना के बारे में लिखवाया उन्होंने, अरबियों ने लिखवाया है। गुप्त वंश हमारा आया तो उनके बारे में लिखा गया सब कुछ, इन्होंने लिखवाया ही नहीं है। इनके समय का बहुत कुछ ज्ञात नहीं होता, बहुत सारे आइडियाज लगाए गए हैं। तो क्या बोलोगे? इसीलिए इसको अंधकार युग हम बोलते हैं। अंधेरे में है ये युग जिसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। तो एल्डर सैरोगन किसका नाम है? आप कहेंगे वो सातकर्णी प्रथम का है। और ये एल्डर सैरोगन हमको नाम किस पुस्तक में मिलता है? पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में बताया गया है, में बताया गया है। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो पुस्तक है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी ने इतनी बार पूछा है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है। तो इनके लेखक कौन है? अज्ञात है, पता ही नहीं है इस पुस्तक के लेखक कौन है कमाल बात नहीं? और ये इतिहास की सबसे चर्चित पुस्तकों में जो प्राचीन व्यापार के बारे में बताती है, जिसमें बताया गया है यूनान और मौर्य साम्राज्य का आपस में व्यापार था। तो इस पुस्तक के लेखक नहीं है, ये बात आप नोट कर लें। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से किसने लिखी है इस बात के बारे में जानकारी नहीं। तनु श्रोती कह रही है सर जी वायु पुराण में तो 30 शासक बताए गए। नहीं प्यारे बच्चे, ऐतिहासिक दृष्टि से इसके 27 शासक माने गए हैं। पौराणिक दृष्टि से तो ऐसे होता है, महाजनपदों की संख्या किसी ने कुछ बता दी, मैंने बताया पाणी जी ने 22 बता दी, तो वो मान्यताएं हैं, सिर्फ उसको मानते नहीं। ठीक है, आगे चले। अगले स्लाइड पर आएंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। भूमि दान मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। जो भूमि दान था यानी जमीन का दान, गांव भी दान इन्होंने दिए। भूमि दान की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? सातकर्णी प्रथम ने। किसने प्रारंभ की थी? सातकर्णी प्रथम ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इस बात की जानकारी नाना घाट के अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेख में समझ गया, जो राजा लिखवाते थे ताकि इसके बारे में लोग आगे चल करके पढ़े। तो भूमि दान का उल्लेख किस अभिलेख में हमको होता है? तो आप कहेंगे नाना घाट अभिलेख में। किसमें? नाना घाट अभिलेख में। और नाना घाट अभिलेख जो है ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया। तो नागनिका ने इसको कब जारी कराया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागनिका ने भी कुछ समय के लिए शासन किया है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब मौत हो गई सातकर्णी प्रथम की तो कुछ समय तक शासन किसने किया? वो किया नागनिका ने। क्योंकि नागनिका के जो बच्चे थे, इसके दो बेटे थे, देवश्री और सतश्री। इसके कुछ समय में जो शासन थे, नोट मत करना आप, देवश्री और सतश्री, ये दो बच्चे ऐसे थे जो अभी वयस्क नहीं थे, मतलब बालिग नहीं थे, नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे। तो कुछ समय शासन किया नागनिका ने। तो कौन सा अभिलेख जारी किया? नाना घाट अभिलेख।
अच्छा, इसके बाद में बात आती है, एक महत्वपूर्ण शासक का वर्णन हमको मिलता है, हाल। ती मैंने लिखा है, हमारी क्लास के हिसाब से तीसरा है, लेकिन प्यारे बच्चे ये 17वां शासक है। समझ रहे हैं? हाल जो है ये 17वां शासक था भैया। बीच के शासक कहां गए जिनका वर्णन ही नहीं मिलता? इसीलिए देखना ध्यान से, यहां मैंने एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, आपके नोट्स में भी लिखा होगा पुराने में, कि अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। समझ रहे हैं? आगे आएंगे। भैया भूमिदान क्या होता है? भूमिदान प्यारे बच्चे जमीन का दान जो होता है, जैसे मान के चलो मैं या आपको बनाते हैं राजा। आप राजा हो, आपका सारे क्षेत्र पर नियंत्रण कंट्रोल है। अब आपको लगा कि जिन लोगों को जरूरत है उनको जमीन दान की जाए, जो वंचित है, जिनके पास भूमि नहीं है। तो इन्होंने भी भूमि दान की ब्राह्मणों को। इनके लगा इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास जमीन होनी चाहिए। ठीक है? नहीं प्यारे बच्चे, आकाश यादव जिसके राइटर नहीं है कोई भी। आगे आएंगे। हाल। हाल किस भाषा का विद्वान था? दोनों बातों में अंतर समझना। हाल जो है वो संस्कृत का विद्वान था, लेकिन उसकी जो चर्चित पुस्तक है गाथा सप्तसती, क्या नाम है? गाथा सप्तसती। उसकी रचना उसने किस भाषा में की है? तो आप कहेंगे भैया जी उसने किया प्राकृत भाषा में। और सप्तसती को हम सत्तासाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सत्तासाई के नाम से। समझे मेरी बात को? कि जो गाथा सप्तसती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गाथा सप्तसती की रचना किसने की है? हाल। किस वंश के शासक थे? सातवाहन वंश के शासक थे। ठीक है? आगे आगे। अंधकार भैया हमने तो सुना है रजिया पहली सुल्तान थी। भैया वो तुर्की, तुर्की इतिहास की पहली सुल्तान है। उससे पहले मैं बताऊंगा, भारत में तो बहुत सारी महिलाओं ने शासन किया है। वो तुर्की इतिहास की, ठीक है, जो तुर्की इतिहास है ना, उस तुर्की इतिहास की पहली शासिका रजिया है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। तो ये एक प्रेम कहानी है, बोलते हैं इसमें आपकी 700 छोटी छोटी कहानियां भी वर्णित हैं। आगे आएंगे। इसमें दो विद्वान रहते थे। इसमें किसमें? इनके काल में, हाल के टाइम पे दो इंटेलिजेंट लोग, दो विद्वान लोग और थे। क्या नाम है? सर्ववर्मन, जिनकी पुस्तक का नाम है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं ठीक कर देता हूं। एक तो थे सर्ववर्मन, और सर्ववर्मन की पुस्तक पुस्तक का नाम था कांत्रत। क्या बोलोगे? कांत्रत होगा। क्या हो जाएगा? कांत्रत। देखना ध्यान से, दो विद्वान किसके टाइम पे थे? अब आपसे कभी पूछा जाएगा सर्ववर्मन किसके काल में थे, किसके समय पर रहते थे, तो आप कहेंगे सर्ववर्मन आपका हाल के समय पे थे। हाल खुद एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। और प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? कांत्रत की रचना किसने की है? सर्ववर्मन ने। गुडाढ्य, गुडाढ्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? व्रत कथा। व्रत कथ बोलते हैं, व्रत कथा भी बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलोगे? गुडाढ्य, जिसको हम व्रत कथा कहते हैं, के लेखक है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, समझना। अब ये कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो एक दूसरे को आधार मान के लिखी गई हैं, बेसिस पर लिखी गई हैं। देखना ध्यान से, गुडाढ्य का व्रत कथा, तो यहां पर नोट करना, दो पुस्तकें हैं साइड में। एक तो है वृहत कथा, वृहत कथा मंजरी। इसके जो लेखक हैं वो किशवेंद्र हैं। कौन है? किशमेंद्र हैं। और एक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, जिसको लिखा है हमारा किसने? सोमदेव भट्ट ने। अब ये दो पुस्तकें भैया क्यों बता रहे हैं? तो यही वो दो पुस्तकें हैं जिनको आधार मान करके गुडाढ्य ने क्या लिखा? आपका वृहत कथा को लिखा। ठीक है? क्या बोलेंगे? कौन सी दो पुस्तकें हैं? व्रत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। इसीलिए इनके लेखक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है? ये याद रखें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, कह रहे भैया उसको बिंदी थोड़ा आगे लगा दो, ये लो। ठीक है, यहां लग जाएगी।
तो इन दोनों को आधार मान करके क्या लिखा गया? वृहत कथा। इसी के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक। अब इन दोनों के आधार पर तो लिखी गई वृहत कथा, और वृहत कथा के आधार पर लिखा है विष्णु शर्मा जी ने किसको? पंचतंत्र को। नाम सुना है कभी पंचतंत्र का? यस और नो? तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं इसमें बताई गई हैं, वो बहुत प्रचलित हैं। और मैं आपको शायद ये पहले भी बोल चुका हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में दूसरे स्थान पर आती है आपकी पंचतंत्र। बाइबल के बाद दूसरी बेस्ट सेलिंग बुक है कौन? आपका, आप कहेंगे पंचतंत्र। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, अगली बात पर आएंगे। अब एक शासक मिलते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कौन से शासक हैं? ये 23वें शासक हैं। महत्वपूर्ण शासकों में से ये कौन से 23वें शासक हैं? और अगर प्रश्न बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपका सातवाहन वंश से, तो सातवाहन वंश में पूछा जाता है आपसे क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वें शासक हैं। इनको कहते हैं सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक। पुनर्संस्थापक मतलब जब कोई एक वंश कमजोर हो रहा था, किसी व्यक्ति ने आकर के वापस पुश किया, और फिर से जो सेनाएं और सीमाएं जो घट रही थी, उस सेना को बड़ा किया और सीमाओं को बड़ा किया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सातवाहन वंश के पुनर्संस्थापक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनकी उपाधि सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आप देखेंगे एसएससी ने पूछी है आपका आदित्य ब्राह्मण, जिससे ये पता चला कि ये ब्राह्मण वंश का शासनकाल था इनका, सातवाहनों का। आदित्य ब्राह्मण, जिसके जैसा कोई ना हो। एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति, तो ये समुद्रपति भी बोलते, ऐसा जिसने 3 समुद्रों का पानी पी लिया। 3 समुद्रों से इनका मतलब था आपका अरब सागर से इनकी सीमाएं मिलती थी। ये आप जानते हैं ना इतना तो ज्योग्राफी में, कि ये बंगाल की खाड़ी वाला सागर, इसका इधर क्या हो गया आपका? अरब सागर हो गया, और नीचे क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया। तो बोलते इसका क्षेत्र यहां तक फैला, इसीलिए इसको बोलते त्रिसमुद्रपति। राधा रानी टू मच, थैंक यू बच्चू। वेणकटक स्वामी। वेणकटक स्वामी का क्या मतलब है भैया? तो वेणकटक एक नगर की स्थापना इन्होंने की, और प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी आप लिख लेना। वेणकटक क्या था? ये एक नगर की स्थापना इन्होंने की थी, तो उस नगर के संस्थापक ये हुए, तो नगर के स्वामी भी यही हुए। इनकी माता का नाम क्या था? बलश्री। और बलश्री के बारे में जानकारी हमको मिलती है नासिक अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है कि नासिक अभिलेख से हमें किस शासक का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। और माता का नाम क्या था? बलश्री। और बलश्री एक ऐसी महिला रही हैं जो अपने पुत्र के साथ में संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से क्या रही? ये आपका शासिका रही। समाज मैंने कैसा बताया आपको? कैसा था समाज? था पितृसत्तात्मक। देखेंगे ध्यान से, इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आएंगे। इसने, इसकी बात चलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी की, इसने शासक नहपान को हराया। अब कहेंगे शासक कौन है? शक। अभी आप लोग इस बात को छोड़ दे कि शक कौन थे, आप अगली ही क्लास में जानोगे। शक ये बाहरी आक्रमणकारी हैं, कहां से आए, कैसे आए, कौन लोग थे। ठीक है, इतनी बात याद रहे। सर जी पंचतंत्र को किसने लिखा है? ये दिखा नहीं बेटा, विष्णु शर्मा ने। दिखा नहीं क्या आपको? नीचे से कट गया क्या? नहीं, लिखा हो, साफ दिखना चाहिए, विष्णु शर्मा। ठीक है, लिख रहा है, साफ दिख रहा है यार, झूठ बोल रहे हो हैं। इसने शक शासक नहपान को हराया। और देखना, जोगल श्राम्बी ये जगह का नाम है। जोगल श्राम्बी जो कहां पड़ती है? नासिक में, महाराष्ट्र में। से मिले मृद भांड। मृद भांड का मतलब है पुराने बर्तनों से, पुरानी कलाकृति जो थी उनसे पता चलता है। ठीक है, और इन मृद भांडों से कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं हमको? 13,250। ये काम की बात नहीं है, इसको आप भूल सकते। भैया सातवाहनों का संबंध किस पुराण से है? मत्स्य पुराण से है मेरे दोस्त, मत्स्य पुराण।
मैंने बताए थे ना आपको पुराणों में, मत्स्य पुराण, ये वंशों से किससे संबंध है, इन वंशों की जानकारी को मैं आपको बताऊंगा किसमें, ये आप रिलेट कर पाएंगे जब आप गुप्तों को पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप किसको पढ़ेंगे, आप लोग आपका जब गुजरात के चालुक्यों को पढ़ेंगे तो आप वंशों को समझ पाएंगे कि उसका संबंध कौन से पुराण से है। मैं आपको नोट कराऊंगा निश्चिंत रहे। भैया ये गौतमी गौतम बुद्ध वाली है, अरे मूर्ख थोड़ा लॉजिक लगाओ, साल कौन सा चल रहा है। मैंने बताया कि ये जो आपका सातवाहन वंश है, ये 60 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक है, 300 वर्षों का शासन है। और महात्मा बुद्ध हुए थे आपका कब, 563 ईसा पूर्व में। उनकी माता उनसे भी पहले जन्मी थी, तो क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति 600 साल तक जीवित रह जाएगा? भाई चुटकुले व्यक्ति आगे आएंगे। क्या भैया राजा बनने के लिए वयस्क होना जरूरी था? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन एक 4 वर्ष का बच्चा अपने डिसीजंस अच्छे नहीं ले सकता। वयस्क से मतलब था वह गद्दी को संभालने के लायक नहीं था। ठीक है, ये नई मटरी हमको आज मिली है एक, राजी वही जिंदा थी। ये ऐसा भी कह सकता है कि सन 2200 नहीं, अभी तो अभी चल रहे हैं, 50 साल बाद कोई कहीं गांधी लिखा मिल जाए तो बोले महात्मा गांधी है क्या? कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, बोले, कोई बोलेगा जी भैया राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ गांधी बता दिया तो बोले महात्मा गांधी तो नहीं है। नहीं भैया, अंतर होता है। कोई इतनी बात में दिक्कत? अच्छा, शक शासक को हरा दिया, किसको? नहपान को। तो क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा शक शासक नहपान को किसने हराया था, तो आप कहेंगे भैया वो हराया था आपका किसने, बोले एक बार। तो मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे कि बलश्री के पुत्र थे। माता का नाम क्या है? बलश्री। बलश्री के पुत्र थे। ठीक है, ऐसे लॉजिक करें। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद में इनके बेटे गद्दी पर आए, और इनके बेटे का नाम है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, या जिनको हम पुलवामी के नाम से भी जानते हैं। पुलवामी सातकर्णी भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, अब तक तो देखो आप लोग ये जीत रहे थे, वंश पहले भी कमजोर हुआ सातवाहन, लेकिन सातवाहनों को रिवाइव किसने किया, फिर से जान किसने डाली? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। लेकिन जब ये शासक आया वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, तो इसके बाद फिर पतन हो गया, पतन हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी जो है, यह रुद्र दामन ने, ध्यान से देख लेना, यह रुद्र दामन ने हराया। तो यह रुद्र दामन से पराजित हुआ, लेकिन सारे लोग इससे सहमत नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यही सही है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने हराया रुद्रदामन को, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या मानते हैं? मैक्सिमम मानते हैं यह रुद्रदामन से पराजित हुआ। तो रुद्रदामन से पराजित हुआ तो इसने एक चाल चली, चलो भाई साहब रिश्तेदारी कर लेते हैं, कि झगड़ा करना है, काय को झगड़ा करना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, रजनी का कोर्स ब्लॉक करो, और उनके मतलब ब्लॉक ही कर दो, कमेंट ब्लॉक कर दो, कोर्स नहीं सॉरी। कह रहे सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बेटा इस बात का तो हमको भी पता होगा ना, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं। फिनिश करो, इनकी आज सारी शक्तियां छीन ली जाती है, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के कि आप पढ़ते रहेंगे। यहाँ के प्रश्न मैं आपको भी बताऊंगा, प्रश्न यहाँ से कैसे आते हैं। एसएससी, आप क्वेश्चन देखना, आज ही 3 बजे कराऊंगा आपको एक क्वेश्चन, तो मैं जो पूछा गया है। और मेरे दोस्त, मैं कभी भी आज तक कभी पढ़ाया ना ऐसे, आज तक मैं बगैर रिसर्च के नहीं आया। मेरी क्लास अगर 3 बजे भी होगी तो मैं रिसर्च करके आऊँ। मैं कभी ऐसे नहीं आया उठ के कि पर्चे अपने लिए और देखा क्या क्या है और चल दिए पढ़ाने बच्चों को, आज तक। बहुत गहरी रिसर्च की है। और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिन बच्चों के पास, ये तो वो बच्चे जिनके पास पुस्तकें नहीं होती, जो किताबों से भी नहीं पढ़ते हैं अपनी राय। एसएससी घटना चक्र एक पुस्तक है जो एसएससी में क्या पूछा गया है इसके बारे में सारे क्वेश्चन देती है। तो आप एक बार उसको खोलना, आप देखोगे अलग अलग परीक्षाओं में वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी से 7 ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न मुझे पता किस परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी के द्वारा। तो मेरे दोस्त आ जाओ चिंता मत करो तुम,
रहने देना, इनको अनब्लॉक कर दो। मट रीड, नंबर 2 है ये। आगे आएंगे। यह रुद्रदामन से पराजित हुआ कौन? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। अब प्यारे बच्चे, जो ये सातकर्णी है, इसने चाल चली कि भाई हम तो हार चुके रुद्रदामन से। और रुद्रदामन कौन है? ये भी एक शक शासक है। ये जानेंगे आप शक कौन थे। ये भी कौन है? एक शक शासक है। अब इसने क्या किया? इसने किया कि इसकी जो बेटी थी, किसकी? रुद्रदामन की। और वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का जो, सातकर्णी सही लिख लेना, सातकर्णी का जो पुत्र था उसका नाम था शिवश्री। इनकी शादी हो गई। क्या हो गई? इनकी शादी हो गई। वेरी गुड। एक बच्चे ने खोल भी ली किताब, वो कह रहा सर मैं देख रहा हूं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुरंत ही पहुंच गए। अब पढ़ लो, तुम तो मत ढूंढो, उस बच्चे के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बोला। आप आ जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है, जो बच्चे जानते हैं उनको जरूरत नहीं है। नए बच्चे होते हैं कुछ, जो भटके हुए बच्चे रहते हैं, ये धीरे धीरे सीख जाते हैं और जान जाते हैं। आगे आएंगे। इसके बाद में एक शासक आता है आपका। तो कौन हारा है? देख रहे हैं आप, कमजोर हो गया नहीं हुआ वंश। तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी हार गया। फिर बात आती है, यह है यज्ञ श्री सातकर्णी। इसको बोलते समुद्र यात्राओं का बहुत शौक था। तो जलियान के चित्र वाले सिक्के किसने जारी कराए हैं? तो ये हमेशा याद रख लेना प्यारे बच्चे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बोलोगे? एक तो शक शासक नहपान को किसने हराया, एक रुद्रदामन से कौन पराजित हुआ, और एक जलियान के सिक्के किसने जारी किए। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, सीधे नाम पूछ लेता, सातकर्णी प्रथम का संबंध किस वंश से है? सीधा इतना, सिर्फ सातवाहन वंश, इतना। अंतिम शासक कौन है सातवाहनों के? वो विजय हैं। कौन है? उनका नाम है विजय। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसके? और सिक्के का वजन ग्रेन में मापा जाता है, और 500 ग्रेन सिक्के का वजन था। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। प्रोटीन और तांबे के सिक्के भी चलाए। अब यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है आपका, 2017 का ही। उन्होंने पूछा कि जो आंध्र का सातवाहन वंश था, उन्होंने शीशे के सिक्के के अलावा और कौन से सिक्के चलवाए थे? तो प्रोटीन एक धातु थी, मिश्र धातु थी। ठीक है। प्रोटीन और तांबे के भी चलवाए हैं। शीशे के लिए तो प्रसिद्ध है ही है। भैया क्या इनके टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं आता? नहीं। टाइम पीरियड से क्यों नहीं आता? इसका प्यारे बच्चे कारण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, कि ये अंधकार युग था। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। जब स्पष्ट जानकारी नहीं है तो आयोग क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? आयोग ऐसे हर प्रश्न से बचेगा जिसके बारे में पूर्ण उल्लेख नहीं है। ये क्या सोर्स दिखाएंगे फिर आयोग? किसी बच्चे ने पूछ लिया तो वो तो भर्ती को लटका देगा ऐसा प्रश्न तो। इसीलिए आयोग हमेशा ऐसी चीजों से बचता है जिसके बारे में पूर्ण उल्लेख नहीं है, ऐसे किसी प्रश्न को दे। ठीक है। आगे आएं। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। गुजरात वाले क्षेत्र में था आपका कौन सा? कल्याण बंदरगाह। और यहां से क्या करते थे? सातवाहन शासक करते थे। अब ये जो व्यापार कर रहे हैं तो कुछ बिजनेस तो होगा इनका। तो इनका जो बिजनेस था प्यारे बच्चे, ये था कृषि प्रोडक्ट्स का। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, कृषि के उत्पाद थे, कृषि और साथ में पशुओं का व्यापार ये करते थे। और यहां से याद रख लेना प्यारे बच्चे, कृषि से भी, कृषि किस चीज की करते थे जी? तो ये इस टाइम व्यापार होने लगा था हमारा कपास का काफी। और इनका व्यापार कहाँ था? यूनान तक इनका व्यापार था। ठीक है। मैंने बताया मौर्य कालीन और मौर्यों के बाद में भी व्यापार यूरोप से हमारा चलता रहा। ये मार्ग कैसे खुला होगा जी यूरोप वाला? तो आप सारे बच्चे जानते हैं ना, सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सेनाएं आई, संबंध बने, और एक दूसरे के लिए रास्ते प्रशस्त हुए। तो बिजनेस तो उस टाइम शुरू हो गया। और बिजनेस से भी पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया कि वो लोग भी अन्य सभ्यताओं से अपना व्यापार करते थे। तो यहां याद रख लेना कि इस समय कपास का बहुत ज्यादा आपका क्या बढ़ गया था? व्यापार बढ़ गया था। ठीक है। कोई दिक्कत?
एक बच्चा कह रहा सर जी मटरी क्या होता है? बेटा तुम शुरुआती क्लास नहीं करते हो, नहीं तो तुमको पता रहता। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा, क्या बोलेंगे? इसके बाद टॉपिक आता है हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण। बोलेंगे भाई, क्या आता है इसके बाद? भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ईरानियों ने सबसे पहले किया। आप शासक का नाम बताओ, कौन वो शासक था जिसने भारत पर ईरानी होते हुए हकामनी साम्राज्य, मैंने आपको बताया था, वो कौन सा शासक था जिसने आक्रमण किया? बोलेंगे भी फटाफट से। आगे हो गया आपका यूनानी सिकंदर। सिकंदर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो सिकंदर तो आप जानते हैं 326 बीसी में आया, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 326 बीसी में सिकंदर आया था घनानंद के समय पर, ये भी याद होगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, डेरियस डेरियस डेरियस। दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे दोस्त, लव यू टू, वेरी गुड। लव यू से ज्यादा क्लास पे फोकस कर लो, प्यार दिल में होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि यूनानी पहले आए हैं। बच्चों के दिमाग में रहता है कि सिकंदर आया बाहर से, नहीं। सिकंदर से पहले कौन आया था आपका? डेरियस आया था या नहीं आया था? सिकंदर से भी पहले प्यारे बच्चे डेरियस आया था। कोई दिक्कत? डेरियस फर्स्ट। इसके बाद में आते हैं आपके हिंद यवन। कौन? इंडो ग्रीक। बहुत बार ये क्रम पूछा गया है, शक, पहलव, कुषाण, फिर अरबी, फिर तुर्क आ गए। ये हम क्रम से मतलब ये हमारे आगे आगे इतिहास पढ़ने का क्रम भी यही रहेगा। तो आप लोगों ने एक बात समझी भैया, ईरानी पहले आए, ठीक है। फिर आ गया आपका कौन? सिकंदर यानी यूनानी आ गए। और सिकंदर किसके टाइम पे आया था? ये आया था आपका, क्या बोलेंगे, नंद वंश के टाइम पे। और इसके बाद में क्या आए थे? मौर्य आए थे भारत में। पहले हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था। हर्यक आप पढ़ चुके, शिशुनाग एक क्रम से आप पढ़ चुके, नाग दशक आप पढ़ चुके, मौर्य आप पढ़ चुके। पढ़ लिया ना हमने। मौर्यों के बाद में मौर्योत्तर में हम लोगों ने पढ़ा तुंग वंश, हम पढ़ चुके कर्ण वंश, हम पढ़ चुके। और कर्ण वंश के बाद में फिर हम सातवाहन भी पढ़ चुके। कौन? सातवाहन भी पढ़ चुके हम। और अब होने लगे हैं भारत पे जो विदेशी आक्रमण है। इस टॉपिक को हमको बीच में पढ़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कई बार नाम आया कि शक शासक नहपान को हराया। अभी आप लोगों ने एक नाम सुना कि रुद्र दामन एक शक शासक था, उससे सातवाहनों का एक राजा क्या हो गया? पराजित हो गया। यानी इस समय पर शक भी आ गए और बाकी आक्रमण भी हुए। तो ये क्रम है। पहले कौन आएंगे? हिंद यवन, यूनान वाले क्षेत्र से ही आए। कहते हैं कौन कि यूनान वाले क्षेत्र से आए, हिंद यवन। जैसे हम भारत की बात करें प्यारे बच्चे, तो हिंद यवन शासक आपके इस क्षेत्र से आएंगे। ये वो लोग हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था सिकंदर की मौत हो गई तो सिकंदर ने अपने शासन को बांट दिया अपने लोगों में। तो अपने लोगों में क्या चुपचाप वो लोग काम करते रहे होंगे? उनके आपस में भी तो झगड़ा हुआ होगा उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, आगे आएंगे। शक आए इसके बाद में, सिथियंस जिनको हम बोलेंगे। पहलव आएंगे, पार्थियन जिनको हम बोलेंगे। फिर कुषाण आएंगे। फिर अरबियों का आक्रमण होगा भारत में। अरबियों का होगा मतलब कि आपका कब? जब 711 में असफल प्रयास होंगे अबेदुल्ला और बुदेल के द्वारा। फिर 712 में कासिम कामयाब हो जाएगा। फिर तुर्की आक्रमण आएंगे, ठीक है, जिनके लिए प्रयास किए जाएंगे आपका सुबुक्तगीन के द्वारा सबसे पहले। और बाद में आपका वही चलते चलते गोरी से, और वही फिर भारत में ममलूक वंश जिसको हम दास वंश कहते हैं, और फिर मुगलों का आगमन। तो आंखें बंद करें और एक बार बोलें क्या क्रम मैंने आपको बताया। ये है इंडो ग्रीक, आईजी, आईजी साहब, आईजी साहब, ठीक है। ये पहलवी लिखना है, इसको एस्पेक्ट नहीं पहलव लिखना। आईजी साहब पी के ऐठ रहे हैं। आईजी साहब है और पी के ऐठ हो रहे हैं, पैक वैक लगा लिया उन्होंने। आईजी इंडो ग्रीक, शक, पहलव,
कुषाण, एटी, एट, अरबी और तुर्की। एक तो ये क्रम हमेशा याद रखें। इससे पूछता है, इसको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बना के आपको दे देगा कि भारत पर आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है। बाद वाले 4 दे सकता है, बीच वाले 4 दे सकता है, या इसमें जगह जगह से उठा के दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। तो अभी हम ये ईरानी आक्रमण के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम पढ़ चुके। यूनानी आक्रमण के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे हिंद यवन शासकों के बारे में। ठीक है, ध्यान से आएंगे। तो ये मैंने बोला यूनान वाले क्षेत्र से आए, भारत के समीपवर्ती उस इलाके से जिसको सिकंदर ने किसको, सेल्यूकस को सौंप दिया था। हिंद यवन शासक, ठीक है, ये शासक होगा। हिंद यवन इंडो ग्रीक रूलर्स। हाँ, एक बच्चा कह रहा गुरुजी अकबर बाबर कब आएंगे? भैया गर्दन काटनी है क्या अकबर की? बहुत बढ़िया, थैंक यू सौरव कुमार। हिंद यवन शासक, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। सत्यम सिंह, वेरी गुड। सुधीर यादव। भैया हमेशा अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ सुधीर जी। इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। बैक्ट्रियन मतलब यूनानी शब्द है। क्या है ये? यूनानी शब्द। पहला शासक। एक बच्चा कह रहा सर जी आपकी मुस्कान बहुत टक्कर की है। तो वैसी बातें क्यों करते रहते हो? सही बताओ, वैसे मेरी मुस्कान अच्छी है? अब तुम कहो भैया तुम्हारी मुस्कान कौन है, ये बताओ पहले। तो भैया मुस्कान पता नहीं कैसी है। अभी हमको पता है इतिहास की क्लास है, आपका जीडी का पेपर है। आ जाओ, मुस्कान को बाद में देखेंगे। ये रहा मुस्कान का आशिक। पहला शासक डेमिट्रियस है। हिंद यवन में जो पहला शासक है वो डेमिट्रियस है। और जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस जानते हैं ना, सिकंदर का थल सेनापति था। तो सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज है। सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज है। ठीक है। डायोडोट्स ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य में घोषित कर दिया था। अब आप समझ रहे, सेल्यूकस जो सिकंदर का थल सेनापति था, जब वो एक्सपायर हो गया तो उसका उत्तराधिकारी कौन था? डायोडोट्स था। अब इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, बस समझने मात्र के लिए है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये समझने मात्र के लिए है कि सेल्यूकस के बाद में क्या था? डायोडोट्स। और ये कौन है? तीसरी पीढ़ी है। आगे आएंगे। दूसरा यूनानी आक्रमणकारी हुआ कौन? आपका डेमिट्रियस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कैसे मतलब? क्योंकि पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन है? वो था आपका सिकंदर, जो यूनान से आया, मैसिडोनिया से। और हिंद यवन भी मैंने बोला, हिंद वाले क्षेत्र से यवन तक जो थे, यूनान तक। तो ये दूसरा है। तो इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहला यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, दूसरा यूनानी आक्रमणकारी डेमिट्रियस। क्योंकि वो तो ईरान से आए थे ना, बाकी लोग तो जो हकामनी साम्राज्य में डेरियस प्रथम वो ईरान से था। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? डेमिट्रियस। डेमिट्रियस भारत आता है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, डेमिट्रियस के आक्रमण को भारत में किसने असफल किया था? मैंने आपको बताया था, फटाफट से बताएंगे। डेमिट्रियस के डेमिट्रियस के आक्रमण को भारत में किसने असफल किया था? अब इतना तो आप समझ गए, डेमिट्रियस एक हिंद यवन शासक है। लेकिन आप कहोगे भैया हाँ ध्यान आया, जब मैंने बौद्ध मठों की स्टोरी आपको बताई तो आपने कहा था कि बौद्धों का, बौद्ध भिक्षु का रूप भर भर के ये भारत में जो आने लगे तो इनको रोका था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने रोका था? वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने लगे। पुष्यमित्र शुंग, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यह इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे। इनकी 2 शाखाएं थी। ये थोड़ा छोटा होगा, इसको आप जूम करके मैं 2 बार में बताऊंगा। ध्यान से देखना एक बार, आप क्वालिटी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बढ़ा लो। छोटा सा टॉपिक। 2 शाखाओं से क्या मतलब है? अब दिख रहा होगा आपको, क्वालिटी बढ़ा लेना तो दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना 2 मिनट के लिए। अभी डेटा बचाने के चक्कर में रहते हो बेटा तुम। इसकी 2 शाखाएं थी। किसकी? हिंद यवन शासकों की। एक तो डेमिट्रियस था,
हिंदी यवन शासकों में, ठीक है, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और एक था येक्रेटाइड्स बोलते हैं, या यूक्रोटाइड्स भी इसी का नाम है। ये दोनों एक ही नाम है, कभी ये ना सोचे अलग अलग है, येक्रे यूक्रे। तो जो फॉलोअर्स थे ये भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे। यूक्रेटाइड्स उसी वंश का है। इसके साथ ही जो हैं वो यूक्रेटाइड्स कहलाए। और डेमिट्रियस के जो वंशज है वो डेमिट्रियस शाखा से आएंगे, सीधी सी बात है। एक पिता के हो गए, एक पिता के हो गए। डेमिट्रियस का भाई है ये अपोलोडोट्स। ये कुछ शासकों के यहां पर मैंने नाम लिख दिए हैं जो डेमिट्रियस शाखा से थे। अपोलोडोट्स है, अगाथोक्लिज है, अगाथोक्लिज और मिनांडर है। क्या है? मिनांडर है। ठीक है, ऐसे ही चार्ट बनाना जैसे मैंने बनाया हुआ। ये कौन सी शाखा के, मैं पूछूं कि जो मिनांडर था, मिलिंद था, वो किस शाखा से था? हिंद यवनों की किस शाखा से था? तो आप क्या बोलेंगे? भैया डेमिट्रियस शाखा से था। और यूक्रेटाइड शाखा से ज्यादा कुछ है भी नहीं, बड़े आराम से याद कर पाएंगे। तो ध्यान से देखना, डेमिट्रियस शाखा से उसका भाई एक शासक हुआ है अपोलोडोट्स, भारत पर आक्रमण करने वाले लोग हैं, अगाथोक्लिज और मिनांडर। अगाथोक्लिज को जाना जाता है कृष्ण और बलराम के, इसने कॉइन्स जारी किए। सिक्के किसके? आपसे पूछा जाएगा हिंद यवनों का वह कौन सा शासक था जिसने भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी के सिक्के जारी किए? तो कौन है? अगाथोक्लिज। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अपोलोडोट्स किस वंश का शासक था? हिंद यवन। किस शाखा का? डेमिट्रियस का। ठीक है जी। मिनांडर, मिनांडर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, सिकंदर से भी ज्यादा भूभाग जीते। अब आप समझो, मिनांडर जो एक हिंद यवन शासक है, उससे भी ज्यादा क्षेत्र किसने जीता? आप कहेंगे भैया जो सिकंदर था उसकी सेना ने, आप बताएं, किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो झेलम के किनारे तो युद्ध हो गया, लेकिन क्या बोलते हैं कि उन्हें व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो यहां तक सीमित रहा। लेकिन इससे ज्यादा यहां गुजरात तक के क्षेत्र पे हिंदी यवन कामयाब हुए। और वो किसकी वजह से हुए? वो हुए मिनांडर की वजह से। तो मिनांडर जो है प्यारे बच्चे, सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीते। बौद्ध भिक्षु नागसेन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। भिक्षु समझते हो ना, जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो नागसेन से टकरा गए एक बार। नागसेन ने बौद्ध धर्म के प्रति बहुत सारे सवाल किए, और बाद में फिर क्या, बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। किसने? हिंद यवन शासक मिनांडर ने। तो ये बौद्ध भिक्षु से जो इन्होंने नागसेन, नागसेन से जो बातचीत की है, उसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है। मिलिंद पन्हो, पन्हो मतलब प्रश्न, पाली में। तो बौद्ध ग्रंथ है, और इसका अर्थ क्या है? मिलिंद के प्रश्न। अपने जो भी प्रश्न मिलिंद के रहे वो सारे उसने किससे किए? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से। ठीक है। उपाधि कौन सी रही है? उपाधि कौन सी रही है मिलिंद की? तो इसको हमीकश और सोटर भी कहा गया है। लेकिन यहां पर लोगों का मानना है कि नहीं, सोटर मिनांडर नहीं था। सोटर एक अन्य नाम का शासक था जिसका पता चलता है सोटर वो था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोटर कौन था? वो मिनांडर ही था। ठीक है। सोने के सिक्के किस हिंद यवन शासक ने चलवाए? देखो, सिक्के का मैं आपको इतिहास अलग से बताऊंगा सारा। कभी भी हम राजाओं के सिक्के में, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं उससे, सिक्के जो छोटी मोटी जानकारी मिले वो गैट कर लेना, मतलब इकट्ठी कर लेना, वरना मैं आपको सिक्कों का इतिहास बताऊंगा कि ये सोने के सिक्के कैसे शुरू हुए, किसने प्रयोग किए, और जो छोटे की पॉइंट्स है वो बताता रहूंगा। सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? हिंद यवन शासकों ने। भाई ये हिंद यवन ही तो है, यस और नो? तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलवाए। आगे आएंगे। एक थी यूक्रेटाइड शाखा। यूक्रेटाइड शाखा में यूक्रेटाइड्स के बाद आया एंटियालकीड्स,
और एंटियालकीड्स के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि इसने तुंग वंश के शासक, ध्यान से देखना क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर लिखा हुआ है कि इसने सुंग वंश के शासक भागवत, तो यानी कि पुष्यमित्र सुंग के समय पर एक शासक हुआ था भागवत। भागवत जो थे ये मानते थे किसको, वैष्णव धर्म को। बड़ा पूछा जाता है कौन से धर्म से संबंधित थे ये, वैष्णव धर्म। अब सवाल आएगा भैया जी वैष्णव धर्म क्या होता है। वैष्णव धर्म होता है प्यारे बच्चे जो भगवान विष्णु जी के उपासक हैं, जैसे शैव धर्म है जो भगवान शिव जी के उपासक हैं। ठीक है, तो इसने सुंग वंश के शासक वैष्णव धर्म को जो मानते थे भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। किसको भेजा था, हेलियोडोरस को। हेलियोडोरस कौन है, तो ये एक दूत हुआ ना, एम्बेसडर, एक जैसे हमारे देश के चीन में राजदूत है, ये अपने संबंधों को अच्छा कराने के लिए दूत भेजते थे। जैसे हमने पहले भी नाम पढ़ा है आपके सामने, जैसे आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, बताएंगे एक बार। तो हेलियोडोरस को भेजा, और इसी हेलियोडोरस ने, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो विदिशा है ना, विदिशा क्या बोलेंगे, जो आपका प्यारे बच्चे विदिशा है, विदिशा में क्या हुआ है आपका, विदिशा एमपी में है आपका हेलियोडोरस स्तंभ, जो इसी ने बनवाया है। हेलियोडोरस स्तंभ कहां स्थित है, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। हेलियोडोरस स्तंभ बोलें, इसी को हम गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, इसी को हम प्यारे बच्चे गरुड़ ध्वज बोलते हैं। और गरुड़ ध्वज और एमपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी इमारत है, वो कौन सी इमारत है जिसका निर्माण हिंद यवन शासकों की तरफ से हुआ। किसकी तरफ से हुआ, हिंद यवन शासकों की तरफ से हुआ, और जिसको प्यारे बच्चे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो खाम बाबा के नाम से किसको, हेलियोडोरस स्तंभ को, क्योंकि ये भी बड़ा प्रभावित हुआ था जब भागवत के दरबार में आया, तो इसने भी वैष्णव धर्म को अपना लिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। नहीं भैया मेरा जन्मदिन नहीं है दोस्त, मेरा जन्मदिन 3 दिन बाद है, 24 को, 24 को। क्या बोलेंगे, तो इसने सुंग वंश के शासक इसके भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। तो हेलियोडोरस का जो रोल है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। खाम बाबा के नाम से जानते हैं इस इमारत को, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म को दर्शाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते टाइम कई बार मिस कर जाते हैं, और परीक्षा में आते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये प्रश्न हमने छोड़ दिया यार, काश ये भी हो जाता, हम पढ़ लेते इसको। अच्छा, मेनांडर के बारे में बता दिया मैंने आपको। मेनांडर कौन सी शाखा का है, तो मेनांडर की शाखा थी आपकी कौन सी, डेमीट्रियस शाखा। अब आते हैं हम राजधानी। जो डेमीट्रियस शाखा थी उसकी राजधानी थी साकल सियालकोट, आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। क्या बोलेंगे, क्या आप कहेंगे कि ये कहां पड़ता है आपका, साकल सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में है। और तक्षशिला, क्या कहेंगे, तक्षशिला ये किनकी राजधानी थी, ये यूक्रेटाइड शाखा वालों ने अपना सेंटर बना रखा था। ओके, आगे आएंगे। अंतिम शासक जो है आपका, भाई ये यूक्रेटाइड्स जो थे ये अंत में अपना क्षेत्र खो गए डेमिट्रियस से, और डेमिट्रियस में अंतिम शासक जो हुआ वो हर्मीस हुआ। तो कभी भी पूछा जाए हिंद यवनों का अंतिम शासक कौन है, आप कहेंगे वो हर्मियस है। और इसको किसने हराया, कुजुल कडफिसेस ने हराया, जो कुषाण वंश की स्थापना भारत में करेगा। और
कुषाणों का अगर बोलूं आक्रमणकारियों में हिंद, यवन, पहलव, शक, कुषाण, तो इनमें कुषाण सबसे ज्यादा पावरफुल रहे, जिनसे प्रश्न भी ज्यादा बनते हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इन सभी में महत्वपूर्ण। ठीक है, दावत भैया जब तुम बोलो जब है, आगे आएंगे। छोटा सा टॉपिक है हमारा, लास्ट है, हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव क्या हुए। कभी भी बाहर से कोई सिविलाइजेशन आती है तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है। मुद्राओं की लिपि यानी जो करेंसी थी उस पर लेखन आदि का कार्य ये कब से, हिंद यवन आक्रमण के समय। कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग हमारे यहां नहीं होता था। आप देखोगे हमारे यहां तो अष्टमी, एकादशी, नवमी, दसवीं, चतुर्दश, अमावस्या, पूर्णिमा 15 तक चलते हैं हमारे यहां तो कैलेंडर का सप्ताह, वीक का प्रयोग ये किसने, हिंद यवन शासकों ने। 12 राशि हर व्यक्ति के जन्म से जानते हो ना, एक राशि होती है, वृश्चिक है, मीन है, मकर है, मेष है। तो राशि जो आप लोग मतलब जो लोग विश्वास रखते होंगे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, हालांकि वो विश्वास की चीज है, ग्रहों की स्थिति है, वो सब कुछ टेक्निकल चीजें हैं। तो ये जो 12 राशियां हैं इनका प्रयोग, पर्दा प्रथा, यवनिका का प्रयोग। अब आप कहेंगे भैया हमने तो कई बार पढ़ा है कि औरंगजेब ने इसको ज्यादा फैलाया। नहीं, हिंद यवन शासकों के जब बाहर से यूनानियों के आक्रमण हुए, यहां पर भी स्त्री अपहरण जैसी चीजें हुई, अपहरण हुए सुंदर स्त्रियों के यहां भी, तो तब उन्होंने अपने चेहरे को ढकना शुरू किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंपैक्ट आया है आपका हिंद यवन शासकों का। इसके बाद मैं कल से आपको यहां से शकों को पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा आज का आपको सब कुछ आराम से क्लियर हुआ होगा और आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, दावत हो जाएगी, निश्चिंत रहिए, है ना। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 3 बजे यूट्यूब जीएस प्रैक्टिस सेट में।